सवाल दरअसल कांग्रेस के भीतर यही हो रहा है जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है। यहां पर एक तो चुनाव है और ऊपर से तनाव लगातार जारी है। कांग्रेस के भीतर तनाव की स्थिति है। तनाव की स्थिति इस लिहाज से है क्योंकि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस वक्त मुखालफत कर रहे हैं कांग्रेस के तमाम आला नेताओं के लिए, या यूं कहें आला कमान से। दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, 5 राज्यों में होना है चुनाव, लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने एक गठबंधन किया और गठबंधन जिससे किया उस गठबंधन को लेकर कांग्रेस के ही तमाम बड़े नेता सवाल उठाने लगे। अब जब सवाल उठाया गया तो पश्चिम बंगाल के प्रभारी कांग्रेस के उन्होंने उस पर पलटवार कर दिया। हम बात आनंद शर्मा की कर रहे हैं और अधीर रंजन की कर रहे हैं। जिस तरह से ट्विटर पर वार देखने को मिला उसने ये दर्शा दिया कि कांग्रेस के भीतर इस वक्त अंदरूनी कलह बेइंतहा चल रही है और इसका फायदा सीधे विपक्ष उठाएगा, जो विरोधी हैं वो उठाएंगे। और इस बात का अंदाजा कांग्रेस को भी नहीं चल रहा है। आज बात इसी की होगी, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे क्योंकि बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर देखने को मिल रही है। 12 मार्च को बंगाल में बीजेपी के खिलाफ संयुक्त मोर्चा का देखने को मिलेगा। चुनाव में किसी भी दल का समर्थन नहीं करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने यह कह दिया है दिल्ली से किसान आंदोलन को पश्चिम बंगाल में ले जाने की तैयारी जोरों पर है। दरअसल किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिहाज से भी है क्योंकि 12 मार्च को संयुक्त मोर्चा प्रदर्शन करेगा पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खिलाफ। चुनाव में किसी भी दल का समर्थन नहीं किया जाएगा, इस बात का तस्दीक दे दी गई है, इस बात का ऐलान कर दिया गया है संयुक्त मोर्चा की ओर से। लेकिन यह कह दिया गया है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। 12 मार्च को यह प्रदर्शन होगा। मसला साफ है, किसान आंदोलन को लेकर जो लगातार प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर चल रहे हैं, अब वो पश्चिम बंगाल का रुख अख्तियार करने लगे हैं और पश्चिम बंगाल में 12 मार्च को संयुक्त मोर्चा की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा। ये बड़ी और अहम खबर है, लेकिन इस बात का ऐलान जरूर कर दिया है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं किया जाएगा। अब जरा समझिए आज किस तरह से अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है। और आनंद शर्मा ने ट्वीट किया जिसके बाद बवाल हुआ। दरअसल आईएसएफ को लेकर जो ट्वीट किया गया, आईएसएफ और ऐसे अन्य दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा गांधीवाद और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जो कांग्रेस पार्टी की आत्मा है। इन मुद्दों को कांग्रेस कार्य समिति पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। आनंद शर्मा ने एक ट्वीट किया, उसके बाद लिखा उन्होंने, सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस चयनात्मक नहीं हो सकती, हमें हर सांप्रदायिकता के हर रूप से लड़ना है। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की उपस्थिति और समर्थन शर्मनाक है, उन्हें अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए था। उसके बाद अधीर रंजन ने जवाब दिया, सीपीआईएम के नेतृत्व वाला वाम मोर्चा पश्चिम बंगाल में धर्मनिरपेक्ष गठबंधन का नेतृत्व कर रहा है, जिसका कांग्रेस एक अभिन्न अंग है। ये अधीर रंजन चौधरी ने लिखा, कांग्रेस को अपने हिस्से की पूरी सीटें मिली, लेफ्ट फ्रंट अपने कोटे से हाल में बने इंडियन सेकुलर फ्रंट को, आईएसएफ को सीटें दे रहा है। सीपीएम के नेतृत्व वाले गठबंधन को सांप्रदायिक बताने का आपका फैसला सिर्फ बीजेपी की ध्रुवीकरण के एजेंडे को फायदा पहुंचा रहा है। तो ये अधीर रंजन चौधरी ने किया, जो बीजेपी और उससे जुड़ी पार्टियों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, उन्हें बीजेपी के एजेंडे को सूट करने वाले बयान देने की बजाय 5 चुनावी राज्यों में कांग्रेस का समर्थन और प्रचार करना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी ये लिखते हुए नजर आए। कांग्रेसियों को प्रधानमंत्री की प्रशंसा करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उनका फर्ज पार्टी को मजबूत बनाने का है, ना कि उस पेड़ को काटने का जिसने उन्हें पाला पोसा। गुलाम नबी आजाद के परिप्रेक्ष्य में यह ट्वीट किया गया। अब यह समझिए जरा, अधीर रंजन चौधरी ने यह ट्वीट किया जिसमें उन्होंने आनंद शर्मा ने जिस बात का जिक्र किया था उसका भी जवाब दिया। और गुलाम नबी आजाद को लेकर जो प्रदर्शन देखने को मिला हमें जम्मू की सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का,
उसको लेकर भी जवाब दिया है अधीर रंजन चौधरी ने ट्विटर के जरिए। इसके अलावा बयान भी उन्होंने दिया, सुनिए जरा क्या कहा। हम लोग एक सूबे की अध्यक्षता करते हैं, इसलिए हम बिना इजाजत अकेले अलग से अपने मनमानी से कोई काम नहीं करते। हम लोग एक दरअसल अधीर रंजन चौधरी ने जो बयान दिया, उसके अलावा बीजेपी अब इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और सिलसिलेवार तरीके से कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया, घेरा। सुनिए जरा संबित पात्रा को। कोई दीन ईमान नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। करप्शन इज द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस पार्टी। भ्रष्टाचार ही कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है, भ्रष्टाचार ही कांग्रेस पार्टी का विचारधारा है। नेपोटिज्म इज द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस पार्टी। परिवारवाद को बढ़ावा देना यही कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है। जातिवाद ही कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। टू प्रमोट हेट्रेड अमॉन्ग्स द इंडियंस इन द नेम ऑफ कास्ट एंड क्रीड इज द कोर आइडियोलॉजी ऑफ द कांग्रेस पार्टी, एंड टू डिवाइड इंडिया इन द नेम ऑफ रिलीजन is the core agenda and ideology of the Congress party, and that's the reason as to why we have unholy alliances, we have unholy intentions, and we have unholy performance. जहां कांग्रेस रहती है वहां अनहोली इंटेंशन रहता है, उनकी इच्छाएं ही अनहोली है, अनहोली अलायंस रहता है और अनहोली परफॉर्मेंस। जब इंटेंशंस ही अच्छे नहीं है तो परफॉर्मेंस अच्छा कैसे हो सकता है? आज कांग्रेस पार्टी एक फ्रिंज पार्टी बन चुकी है। बंधुगण, अपने प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए, अपने रेलेवेंस को बनाए रखने के लिए कांग्रेस आज अलायंस के ऊपर डिपेंडेंट है। तमाम पहले के चुनावों में हमने देखा, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, इन सभी चुनावों में हमने देखा कि कांग्रेस किस प्रकार अलायंस के माध्यम से, गठबंधन के माध्यम से अपने आप को प्रासंगिक रखने का प्रयास करती है। जो नाव उनकी ऑलरेडी डूब चुकी है, किस प्रकार वो उभरे, इसकी कोशिश में कांग्रेस पार्टी रहती है। यह विषय अलग है कि गठबंधन तो कांग्रेस पार्टी करती है, मगर जहां भी राहुल गांधी जाते हैं और जिस भी पार्टी का स्पर्श कर देते हैं, उसका डूबना तय हो जाता है। यह भी आप देख चुके हैं। बंगाल का भी चुनाव है, ठीक ऐसी ही एक गठबंधन की प्रक्रिया राहुल गांधी जी और उनकी कांग्रेस पार्टी बंगाल में कर रही है। बंधुगण, ये जो अलायंस का खेल कांग्रेस पार्टी कर रही है, आज कांग्रेस पार्टी के अंदर भी उसको लेकर एक सुगबुगाहट है। और आज तमाम टेलीविजन चैनल अगर कुछ दिखा रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी में कुछ हो रहा है, तो वो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस के अंदर ही लड़ाई हो रही है। बंधुगण, ये जो सारे अलायंस कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, ये जो गठबंधन कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, ये कोई अच्छे परफॉर्मेंस के लिए नहीं किया है। यह इसलिए नहीं किया है कि किस प्रकार से परफॉर्मेंस की राजनीति की जा सके, यह इसलिए नहीं किया है कि किस प्रकार से रिफॉर्म की राजनीति की जा सके, यह इसलिए नहीं किया है कि ट्रांसफॉर्म करना है देश को, यह इसलिए नहीं किया है कि गवर्नेंस किस प्रकार दिया जा सके। केवल और केवल एक ही मुद्दा है इन गठबंधनों का, किस प्रकार से ये जो गांधी परिवार है, तथाकथित गांधी परिवार है, ये अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखे। उसके साथ जिस प्रकार कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ बैठे हुए हैं, एक साथ अलायंस में चल रहे हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी हैं, ऑपोजिशन में है। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी इसको लेकर जो सुगबुगाहट है, कांग्रेस पार्टी के अंदर इसको लेकर जिस प्रकार की द्वंद्व का माहौल का निर्माण हो रहा है, द काइंड ऑफ टसल दैट वी आर सीइंग विद इन द कांग्रेस पार्टी इज समथिंग which we need not mention, which every Indian is visualizing through the media and through social media platforms. ट्विटर युद्ध हो रहा है। टेलीविजन चैनल में एक दूसरे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के ही नेता बोल रहे हैं, और बिल्कुल सही बात है। ये जो सवाल उठाया गया है कि कांग्रेस अपने आप को धर्मनिरपेक्ष पार्टी कहती थी, कांग्रेस said that our credentials were based on secularism. Their own party people have asked, is this Mahatma Gandhi's secularism?
संबित पात्रा को सुना आपने, और आज यही सवाल है। दरअसल कांग्रेस के भीतर ही अंदर कलह चल रही है, और अंतर कलह आखिर किस हद तक है वो हर कोई जान रहा है, और इसका फायदा बीजेपी उठा रही है। फिलहाल चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। स्वागत करते हैं अरविंद सिंह का, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है अरविंद सिंह साहब। गौरव जैन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। स्वागत गौरव जैन आपका भी। और रमेश ठाकुर साहब हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं। स्वागत आपका रमेश साहब। गौरव जैन, सबसे पहले आपसे ही सवाल है, क्या हो रहा है इस वक्त कांग्रेस के भीतर? जी देखिए, कांग्रेस के भीतर जो भी हो रहा है मैं उसका जवाब दूंगा। उससे पहले मैं संबित पात्रा जी ने आज कॉन्फ्रेंस करी, उसको देख के बड़ा अचंभित था। संबित पात्रा जी कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है उस पर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारा की हत्या हो गई, उसके ऊपर उन्होंने कोई कॉन्फ्रेंस नहीं करी। तो मतलब ठीक है, संबित पात्रा जी को हमारी ज्यादा चिंता है, अपनी सरकार की चिंता नहीं है, अच्छी बात है, मैं मान सकता हूँ। दूसरी बात, आपने कहा कि कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है। कांग्रेस के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा। आप देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। हम लोग मानते हैं कि लोकतंत्र में असहमति है जो आपका अधिकार है। हर व्यक्ति को अपने विचार रखने का हक है, और हम वो पार्टी है जो सबको मानते हैं। आप मानिए, हम वो लोग हैं, जब मनमोहन सिंह जी को एक व्यक्ति ने झंडा दिखाया था जेएनयू के अंदर, हमने उनको भी अपने गले लगा के उनको करा के, चूंकि हम सबको अपनाते हैं। और अगर हमारे यहाँ पूरा एक पटल है जिस पे जाकर आप अपने विचार रख सकते हैं, अपने भाव रख सकते हैं। और ये अभी से नहीं, 1930 में भी जब महात्मा गांधी जी थे, पंडित नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस होते थे वो होते थे। उसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि हम एक दूसरे के खिलाफ हो गए, हम एक दूसरे के एकदम विरोधी हो गए। तो ये कहना सरासर गलत होगा कि यहाँ पर कोई विरोध है या इसमें कोई द्वंद्व चल रहा है। डिस्कशन है, हेल्थी डिस्कशन है, डेमोक्रेसी में इसकी जरूरत है। तो बीजेपी इसमें जो अपनी राजनीतिक कह रहे हैं, और जो मुख्य गौरव जैन कह रहे हैं कि आप तो कांग्रेस के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर कांग्रेस के भीतर ऐसा चल रहा है तो आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए नबी जी, गौरव भाई ने तो बता दिया कांग्रेस के अंदर कुछ नहीं चल रहा है। सच में कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है, चुपचाप बैठी है और बिजी है आपस में लड़ने में। और ये दुर्भाग्य है देश का कि 135 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी अपना एक पूर्णकालिक अध्यक्ष तक नहीं चुन पा रही है। और क्यों नहीं चुन पा रही है, उसके पीछे दो कारण। पहला कारण यह है कि पार्टी जो है परिवार के कब्जे में है, और दूसरा दिक्कत यह है कि परिवार पूरा आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। सोनिया जी और राहुल जी जमानत पे बाहर हैं। इनके जो जीजा जी है उनके खिलाफ ईडी जांच कर रही है। चाइनीज कंपनी से और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से इन्होंने चंदा लिया हुआ है। अच्छा। तो कांग्रेस के जो सीनियर नेता है उनको पता है कि इस पार्टी में लीडरशिप करने की क्षमता नहीं है, अवैध रूप से इन्होंने कब्जाया हुआ है, और ये लोग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। तो ये दोनों चीजों को रहते हुए हम जनता में नहीं जा सकते हैं। लेकिन गौरव जैन ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के भीतर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसको बीजेपी क्यों इंटरेस्ट ले रही है। चलिए आ रहा हूँ, फिर से आ रहा हूँ अरविंद सिंह साहब। पहले एक कमेंट में लेना चाह रहा था। और रमेश ठाकुर साहब, क्या नजर आ रहा है आपको, कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है? नहीं, मुझे लग रहा है हसन साहब, जब चुनाव आता है या विधानसभा का चुनाव या लोकसभा का चुनाव, तो जो बड़ी पार्टियां होती है तो इस तरीके से आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति शुरू हो जाती है। अब मुझे लग रहा है ये जब से दिल्ली में किसान आंदोलन शुरू हुआ है, और हर एक हफ्ते के बाद या दूसरे दिन के बाद जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से महंगाई की मार पड़ रही है, तो इसके बाद जो जनता का जो रुझान है, जो लोगों की जो आम राय जो एक केंद्र सरकार के प्रति होती थी, विशेषकर मोदी जी के प्रति होती, वो थोड़ी सी बदली है। इसके बाद में इसका फायदा सीधे अपोजिट जो पार्टियां हैं, कांग्रेस हो गई, लेफ्ट पार्टियां हो गई, दूसरी पार्टियां, उनको मिल गया है। अब 5 राज्यों का चुनाव है, चुनाव के दहलीज पे इस समय पार्टियां खड़ी हुई हैं, और जो प्रचार है वो बहुत जोरों से है। मुझे लग रहा है ये जो माहौल सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ इस समय बना हुआ है, चाहे आंदोलन को लेके, चाहे महंगाई को लेके, इसको लेके जो पार्टियां हैं, एक जान आ गई है कांग्रेस के अंदर, दूसरे जो पार्टियों के अंदर जान आ गई है, मतलब फाइट में आ गई है। अब पश्चिम बंगाल को लेके जो राजनीतिक जो एक घेराबंदी भाजपा ने करी थी 25 नवंबर से पहले तक, जब 25 नवंबर में जब किसान आंदोलन दिल्ली में स्टार्ट होता, उससे पहले तक भाजपा की जो तैयारी थी पश्चिम बंगाल को लेके बहुत अच्छी थी, बेहतरीन तरीके से उनकी तैयारी थी। लेकिन
अब आंदोलन का कोई रास्ता नहीं निकल नहीं, पा रहा। ठीक है, आंदोलन का वो कोई निर्णय तैयारियां कैसी थी कैसी नहीं थी, लेकिन अभी जो स्थिति नजर आ रही है वो कांग्रेस के लिहाज से अच्छी नहीं नजर आ रही है। अब गौरव जैन साहब एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो आनंद शर्मा, आपने पश्चिम बंगाल में आईएसएफ के साथ गठबंधन किया, उस पर क्यों वो कहते हैं कि आपकी विचारधारा, आपने विचारधारा के खिलाफ किया? उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने लिखा आईएसएफ और ऐसे अन्य दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा गांधीवादी और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जो कांग्रेस पार्टी की आत्मा है। इन मुद्दों को कांग्रेस कार्य समिति पर चर्चा होनी चाहिए थी। अब ये आनंद शर्मा अगर लिख रहे हैं तो जाहिर तौर पर बड़ा सवाल उठ जाता है कांग्रेस के भीतर ही, जो आईएसएफ के साथ आपने गठबंधन किया, क्या वो विचारधारा के साथ है आपकी? जी देखिए, ये जो है ये आनंद शर्मा जी जो है वो सीडब्ल्यूसी के एक मेंबर है, इसमें और भी मेंबर हैं। तो लोगों में, जैसे कि मैंने पहले बोला, कि उनमें असहमति हो सकती है, एक पक्ष को लेके उनके अलग अलग विचार हो सकते हैं। तो आनंद शर्मा जी ने अपना पक्ष रखा, उसके अलावा जो सीडब्ल्यूसी में जो बाकी मेंबर थे जिन्होंने मेजोरिटी के आधार पर ये डिसीजन लिया होगा, तो उनका पक्ष भी आपको रखना सुनना चाहिए कि आनंद शर्मा जी की बात है और बाकी जो 12 लोग 13 लोग एक तरफ हैं, तो उनकी भी बात बताइए। आनंद शर्मा सरीखे जो नेता है, आपके बड़े नेता, क्या उनका कद आज की तारीख में उतना नहीं रह गया है कि उनकी बात को ससम्मान के साथ सुना जाए? उस पर तो सीधे तौर पर पलटवार कर देते हैं आदित्य रंजन, कहते हैं कि आपका जो बिग बॉस है, हम जानते हैं किसके आधार पर आप ये बात कर रहे हैं, किसको दिखाने की बात कर रहे हैं। तो क्या हम ये माने कि आनंद शर्मा सरीखे जो नेता हैं उनका कद नहीं रह गया है कांग्रेस के भीतर? जी सुनिए, भारतीय लोकतंत्र में कोई भी बड़ा और छोटा की यहाँ पे परिभाषा है ही नहीं। यहाँ तक कि जो प्रधानमंत्री भी है भारतीय संविधान के अनुसार, वो ही इज जस्ट द फर्स्ट अमंग्स द इक्वल, वो कोई अलग से नहीं है। तो उसी प्रकार से हमारी पार्टी में भी है, सबका जो मत है वो बराबर है। तो कोई नेता बड़ा है कोई नेता छोटा है, ये कहना हमारे लिए अच्छा नहीं लगता। अरे सर, तो बताइए ना, बताइए ना, तो क्यों असहमति हो रही है? अगर आनंद शर्मा किसी बात का जिक्र कर रहे हैं, आपने गठबंधन किया आईएसएफ के साथ, आईएसएफ का अध्यक्ष जो है अब्बास सिद्दीकी, कौन है वो जानते हैं आप? क्या विचारधारा है, किस तरह से बयान उसने दिए हैं? पिछले कुछ बयान अगर आप उठा के देखेंगे, किस तरह महिला विरोधी बयान दिए हैं, कोरोना को लेकर क्या बयान दिए हैं, कट्टरता को लेकर क्या बयान दिए हैं, वो विचारधारा आपसे मिलती जुलती है जिस बात का जिक्र आनंद शर्मा कर रहे हैं क्या? जी देखिए, आनंद शर्मा जी जो बात कर रहे हैं, हर चीज, जैसे हमारा जो अलायंस भी हुआ तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है हर चीज का, कि हम इस अलायंस में, जैसे महाराष्ट्र में जो हमारा अलायंस हुआ, तो वो भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत होता है। ऐसा नहीं होता कि आपकी जो चली आ रही है, जब क्या मजबूरी आ गई सर, क्या मजबूरी आ गई? अगर संबित पात्रा इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस अपने आप को खोई हुई जमीन को बचाने के लिए ऐसे गठबंधन कर रही है तमाम राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं, तो उस बात की तस्दीक आप दे भी रहे हैं। ये देखिए, कांग्रेस की बात नहीं है, जो पूरा देश है वो भाजपा के खिलाफ है। आपने अभी खबर में दिखाया कि किसान बंगाल में जाकर विरोध कर रहे हैं भाजपा का, किसी पार्टी का नहीं। तो कांग्रेस के लिए भी देश की बात रखना और देश को आगे ले जाना ज्यादा जरूरी है, इसीलिए भाजपा पहले कांग्रेस अपने अंदर ही तो झांक ले। पहले अरविंद सिंह क्या कह रहे हैं? क्योंकि जो भाजपा है वो पूरी तरीके से देश को तबाह करने पे तुली हुई है। अरविंद सिंह, देखिए, जैन साहब का जो बयान है ना, इनके नेता राहुल गांधी जैसे अपरिपक्व बयान है। आज ही गुजरात के स्थानीय निकाय के चुनाव के रिजल्ट आए हैं और उसमें भाजपा जीती है। और आप देखिए, पिछले 6 महीने से जितने भी चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, और कांग्रेस लगातार हार रही है, उसका कहीं अस्तित्व दिख नहीं रहा है। और ऐसे में ये कहना कि जनता में बीजेपी के खिलाफ माहौल है, अरे भाई साहब, आंख पर बंधी हुई पट्टी को जरा खोलिए। आपके पार्टी में नेहरू परिवार के खिलाफ, राहुल और सोनिया के खिलाफ माहौल बना हुआ है। आनंद शर्मा विरोध में है, गुलाम नबी विरोध में, कपिल सिब्बल, लेकिन अरविंद सिंह साहब, एक सवाल आपसे भी तो है ये, अरविंद सिंह साहब, अगर अरविंद सिंह साहब, आप देश की बात करते हो, अरविंद सिंह साहब, अगर कांग्रेस के भीतर स्थान आपको नहीं मिल रहा है, अंतर कलह चल रही है, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? वो अपनी अंतर कलह सुलझा लेंगे या फिर जिस तरह से मतभेद है, मनभेद है, वो सिमट जाएंगे, सही हो जाएंगे। उस पर बीजेपी प्रतिक्रिया क्यों देना चाह रही है? बीजेपी क्यों इन्वॉल्व हो रही है उस पर? उसको क्या इंटरेस्ट आ रहा है उसमें?
भाई साहब, हमें हमें क्या इंटरेस्ट है? आप मुझसे जब क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका जवाब मैं दूंगा ना। और लोकतंत्र में बीजेपी छोड़ दीजिए, एक नागरिक के नाते, एक देश के निवासी के नाते हम चाहेंगे सभी पार्टियां लोकतांत्रिक तरीके से चलें। और कांग्रेस भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई पार्टी है, भीतर गात से परेशान है, अंतर कलह से परेशान है। तो जब चर्चा होगी तो बात तो चलेगी ना, क्यों नहीं चलेगी? आप उसको छुपा के नहीं रख सकते। आप राजनीतिक दल हैं, आप पब्लिक में जाते हैं, पब्लिक में बोलते हैं, मतलब आपको इंटरेस्ट है कांग्रेस के भीतर, अगर अंतरकलह चल रही है तो आपको भी इंटरेस्ट है, आपको उसमें इन्वॉल्व होना है, आप ये कह रहे हैं? देखिए, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनकी पार्टी खुद ही कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ बढ़ रही है, और ऐसे ही ये स्टेप उठाती रही तो इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अब देखिए, जिन जिन राज्यों में ये गठबंधन कर रहे हैं, कहीं भी ये सीनियर भाई नहीं है, सीनियर पार्टनर नहीं है, हर जगह ये जूनियर की स्थिति में है। और जिन जिन स्टेट में इनका सफाया होता है, दोबारा ये आते नहीं है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, रमेश ठाकुर, क्या इस बात का अंदाजा हो रहा है कांग्रेस को भी कि कांग्रेस के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है इस वक्त? और अगर कांग्रेस अपनी विचारधाराओं का जिक्र करती है तो आईएसएफ जैसे संगठन, उसके साथ गठबंधन, क्या उसकी एक मजबूरी है अपनी खोई हुई जमीन को वापस लाने के लिए, मजबूत करने के लिए? नहीं अब्दुल भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल आपने अरविंद भाई से करा। अरविंद भाई ने को कहा कि किसी पार्टी के अंदर, विशेष तौर पे कांग्रेस के अंदर क्या कुछ हो रहा तो आपको क्या लेना देना है, उसको आप जग जाहिर क्यों कर रहे हो, क्यों पीसी कर रहे हो, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बता रहे हो? जो हो रहा होने दो उनके बाद। लेकिन दूसरी बात आपने ये कहा कि एक अलग विचारधारा की पार्टी से जब कोई पार्टी जब गठबंधन करती है, उसके साथ में जाती है, तो सवाल उठना तो थोड़ा लाजमी हो जाता है। अब थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं, जब भाजपा ने महबूबा मुफ्ती के साथ में जब गठबंधन करा था जम्मू कश्मीर में, तो किसी ने सोचा नहीं था। दोनों विचारधारा अलग अलग थी। हुआ क्या? आखिरकार 15-18 महीने के बाद में दोनों अलग हो जाते हैं। इसके बाद में मुझे जब राजनीतिक सुचिता की जब हम बात करते हैं तो मुझे लगा किसी पे ये कहना गलत हो जाएगा कि कोई भी अपनी विचारधारा का एक साथ में मुझे लगता रमेश ठाकुर यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये छत नाम से बैठने का क्या फायदा है? आप कांग्रेस समर्थक या कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में बैठते, आपका स्वागत था। आपको जब कांग्रेस की वकालत करनी है, भ्रष्टाचार में कांग्रेस की वकालत, अंतर कलह से ग्रसित, सर अगर आप आपके फेवर में ना हो, अगर वो बीच का रास्ता अख्तियार करे कोई, तो आप कह लेते हैं कि कांग्रेस की वकालत कर रहे हैं। आप लोगों की यही दिक्कत है सर, आप लोगों की यही दिक्कत है अरविंद सिंह साहब, आप लोगों की यही दिक्कत है। अब्दुल मियां है क्या ना, इनको ये पता नहीं है मैं क्या हूं, किस नाते मुझे चैनल पे बैठा हुआ हूं, मैं हूं क्या, इनको यही नहीं पता। मतलब इतना दिमागी रूप से लोग बीमार हो चुके हैं, भाजपाई लोग इतने अंधभक्त हो चुके हैं, इनको पता ही नहीं सामने वाला बोल क्या रहा है। इनके लिए सिर्फ भाजपा की बड़ाई। सिंह साहब ठीक है, मैं इधर इस बहस में नहीं जाना चाह रहा ना सर। अरविंद सिंह साहब, ये वाली बहस तो है ही नहीं। आप बिला वजह ये बात कर रहे हैं सर। अभी तक आपको कौन सा ये पॉइंट लग गया कि वो कांग्रेस की वकालत कर रहे हैं या फिर आपकी मुखालफत कर रहे हैं? मैं आनंद शर्मा को सुनाना चाहता हूं, पहले आनंद शर्मा को सुनाना चाहता हूं, और गौरव जैन जरा सुनिएगा आनंद शर्मा को, और सुनने के बाद जवाब दीजिएगा कि आखिर क्या मजबूरी आपकी आन पड़ी है कि आनंद शर्मा सरीखे जो नेता आपके कद्दावर नेताओं में शुमार रहे हैं, और उनकी आप बात नहीं सुन रहे हैं और उन पर पलटवार किया जा रहा है। सुनिए जरा आनंद शर्मा को क्या कहा है उन्होंने। देखिए, जो मैंने कहा है वो मेरी चिंता को व्यक्त करता है, क्योंकि शंकाएं हैं। कांग्रेस की एक अपनी विचारधारा रही है, इसीलिए मैंने ये कहा, क्योंकि कई विवादित भाषण और बयान मैंने देखे हैं। मैंने संगठन के हित में बात कही है, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय संगठन है, धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील संगठन है, जिसकी समावेशी सोच है। उसको उसी परिप्रेक्ष्य में लिया जाना चाहिए। हो सकता है इस पर अलग मत हो, वो हर प्रजातांत्रिक संगठन के अंदर होता है। देखिए, ऐसी सोच भी दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा जीवन कांग्रेस के प्रति समर्पित रहा है और कांग्रेस की विचारधारा को हमने हमेशा आगे बढ़ाया है।
खासतौर पे मेरे बारे में जो लोग जानते हैं संगठन के में योगदान को, मैं राजनीतिक संवाद में सभ्यता की महत्व देता हूं। सभ्यता को, इसमें शालीनता रहनी चाहिए। अगर मतभेद कभी विचार के या सोच के हों, उसको मैं व्यक्तिगत मतभेद नहीं बनाता, मैं उससे हमेशा दूरी रखता हूं। ये मेरे संस्कार हैं और मैं उसी पर रहूंगा। जहां तक बीजेपी से लड़ने की बात है, संसद और संसद के बाहर हमारा रिकॉर्ड पूरे देश को मालूम है और आप लोगों को भी मालूम है। मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं देना, ना ही कोई मुझे इस पर प्रामाणिकता की आवश्यकता। अभिषेक मनु सिंघवी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और उन्होंने जवाब दिया है, सुनिए जरा। कांग्रेस ने सोच समझकर वार्तालाप बातचीत के बाद 92 सीट्स पे एक सहमति लाए थे कांग्रेस के हिस्से की, कांग्रेस के लिए, कांग्रेस जिस पे लड़ेगी, और वो पूरी तरह से पर्याप्त रूप से हमें मिली है। दूसरा, जो हमने एक गठबंधन बनाया है उसमें अगर कुछ सीट्स दी गई हैं जिसको आप आईएसएफ कहते हैं, तो वो 100% सीपीएम के हिस्से से आई हैं। और अगर आप इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो थोड़ा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। और जो बार बार अपने आप को सबसे चमकता हुआ धर्मनिरपेक्ष एक सिंबल कहलाती है और दूसरों को सांप्रदायिक कहती है, जो अपने आप में एक मजाकिया वाक्य है, उसके विरुद्ध खड़े होने के लिए ये बनाया गया था। और इसलिए ये अति आवश्यक है कि ऐसे जो सबसे बड़ा शत्रु है हमारा वहां पर, ऐसे संघर्ष में हम लोग सब, कांग्रेस के सभी लोग, मेरे सभी वरिष्ठ साथी, मेरे सभी आदरणीय कॉलीग्स एकजुट होकर संघर्ष करें और किसी रूप से कुछ ऐसा ना होने दें जिससे ये संघर्ष कमजोर हो, परोक्ष रूप से या सीधे रूप से। बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, एसपी, blah blah blah. Each party has a right to make state level alliances. For you have this example in Bihar again now, Bihar. So, Mr. Sambit Patra should be asked about JDU, with them, without them, with them in the center, against them in the state. It has happened 100 times in Karnataka. So, I think that debate is over and done and dusted and settled. तो गौरव जैन, जरा बताइए, अभिषेक मनु सिंघवी ने जवाब जरूर दिया है, लेकिन जो सवाल किए गए वो सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं आनंद शर्मा की ओर से। आनंद शर्मा ने विचारधाराओं का जिक्र किया है। आपकी विचारधारा क्या है? आप किस विचारधारा की पार्टी है? और आईएसएफ क्या वाकई में आपकी विचारधारा से मिलता है या नहीं मिलता है? सवाल का जवाब दीजिए जरा। बिल्कुल, देखिए, हमारी जो विचारधारा है वो नेहरू गांधी विचारधारा जो है, जिसने देश को आजादी दिलाई, उसी का हम लोग सब क्या बोलते हैं पालन करते हैं, और वही हमारी पार्टी की विचारधारा है, ऑफिशियली और अनऑफिशियली। हम अपने निजी जीवन में ही उन्हीं को विचारों को उतारते हैं। दूसरी बात रही, देखिए, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी जी हो, चाहे आनंद शर्मा जी हो, दोनों की बातों में एक बात सामने आई है, वो ये है कि हमें सभी को मिलकर पार्टी की भलाई के लिए सोचना। गौरव जैन साहब, आप जो विचारधारा का जिक्र कर रहे हैं और आनंद शर्मा ने जिसका जिक्र किया है आईएसएफ का, अब्बास सिद्दीकी का, अब्बास सिद्दीकी के बयानों का जिक्र किया है, और बयान अगर आपने सुने हो तो जाहिर तौर पर आपको समझ में आएगा कि वो आखिर कौन सा शख्स है, उसकी किस तरह की विचारधारा है, कैसी मानसिकता है। मेरे पास कुछ उसके बयान हैं अब्बास सिद्दीकी साहब के, अगर उनको देखा जाए। गौरव जैन, जरा बताइएगा इन बयानों में क्या है, इन बयानों को आप किस तरह से देख रहे हैं? कोरोना को लेकर ही एक बयान आया था अब्बास सिद्दीकी का सामने, कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि हम अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह कोई ऐसा वायरस दे दे, आगे कहते हैं अल्लाह कोई ऐसा वायरस दे दे जिससे हिंदुस्तान में एक साथ 50 करोड़ लोगों का सफाया हो जाए। यह बयान दिया गया कोरोना को लेकर। इसके अलावा भड़काऊ बयान दिल्ली दंगों को लेकर भी दिया गया था। वहीं बंगाल को लेकर कहा गया यह बंगाल है, यहां पर मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है, हम यहां पर बहुसंख्यक हैं। याद रखना 35% आबादी है हमारी। अगर हम अगली बार सत्ता में नहीं आए तो ये लोग हमारी औरतों के साथ बलात्कार करेंगे। कौन लोग हैं भाई?
ये क्या जिक्र किया जा रहा है, ये किस तरह का मानसिकता दर्शा रही है, और इसके साथ आप गठबंधन कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम धर्मनिरपेक्षता का हवाला दे रहे हैं, हम सेकुलर पार्टी हैं। जी देखिए, मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल, महाराष्ट्र में भली भांति जानते हैं शिवसेना की जो आइडियोलॉजी किस तरह, हमारी आइडियोलॉजी किस तरह, और बाकी जो एनसीपी थी वो कहाँ पे। लेकिन क्योंकि आप समझिए कॉमन एनिमी क्या है, कॉमन एनिमी वो है जिसकी वजह से किसान जो है वो मर रहे हैं, अच्छा। जिसके विरोध में किसान जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा। तो सीधी बात यह है कि जब भी सरकार बनेगी, जब भी हमारा गठबंधन होता है, तो हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते हैं कि भैया आप ये चीज नहीं बोलेंगे, इस चीज अगर आप बोलेंगे तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। तो ये तो भली बात है, आप सभी जानते हैं। ऐसे लोगों के साथ आप गठबंधन करके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दर्शाएंगे अपना? मुझे एक बात बताइए ना सर, जो लोग ऐसी विचारधारा रखते हैं, गौरव जैन ऐसी विचारधारा रखते हैं जो कहते हैं कि कोरोना ऐसा फैला दिया जाए हिंदुस्तान में कि 50 करोड़ लोग एक साथ सफाया हो जाए। सुनिए नहीं सर, मुझे एक बात बताइए ना कि आप ऐसी विचारधाराओं के साथ अपनी सहमति जताएंगे? करने के बाद बोले तो आप हमसे पूछिए, हमारे साथ होते हैं तो वो गठबंधन में नहीं थे। अब आज से 30 साल पहले, आज से 10 साल पहले, आज से 1 साल पहले उन्होंने क्या कहा? अच्छा, उस वक्त तो हमारे गठबंधन में नहीं थे। अच्छा, जब हमारे गठबंधन मतलब अभी गठबंधन में आ गए तो ठीक हो गए, उनकी विचारधारा, उनकी मानसिकता ठीक हो जाएगी। कैसी बातें कर रहे हैं गौरव जैन, उनसे बोलेंगे, कैसी बातें कर रहे हैं गौरव जैन? अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो आपके साथ गठबंधन तोड़ देंगे। नहीं, कैसी बात है? यानी कि ये कैसा गठबंधन है? कैसे गठबंधन है फिर? महात्मा गांधी की अगर आपने कैसा गठबंधन है फिर? तो आनंद शर्मा साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, आप उनकी बात को भी सिरे से निकाल रहे हैं ना सर? गांधी को आप उनका भी औहदा नहीं रख रहे हैं, उनका भी कद नहीं रख रहे हैं। गौरव जैन कैसी बातें कर रहे हैं आप? सुन लीजिए, मैं एकदम अच्छी बात कर रहा हूँ। हम पापी से घृणा ना करें, पाप से घृणा करें। ये महात्मा गांधी जी ने बोला, हर व्यक्ति को सुधरने का मौका देना चाहिए, ये महात्मा गांधी जी ने बोला। अगर आप बोल रहे हैं कि उनको नहीं देना चाहिए तो आप महात्मा गांधी की विचारधारा के खिलाफ हैं। क्या महात्मा गांधी की विचारधारा के खिलाफ हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। अरविंद सिंह साहब, हर आदमी को अरविंद सिंह सुधरने का मौका सर, आप मानसिकता देख रहे हैं ना सर? गौरव जैन कैसा जिक्र कर रहे हैं आप, कैसी बात कर रहे हैं आप? ये बताइए, आप किसके साथ गठबंधन कर रहे हैं? ऐसी मानसिकता के साथ जिसने ऐसे बयान दिए हैं, औरतों के खिलाफ बयान दिए गए हैं, कोरोना को लेकर बयान दिया गया है, अल्पसंख्यक, मानसिकता दर्शाती है ना सर। तो आप कह दीजिए कि हम सेकुलर नहीं है, हम धर्मनिरपेक्षता का जो जिक्र करते हैं, स्वांग रचना है, उसको नहीं हम मान रहे हैं। नहीं सुधर सकता, क्या आप मानते हैं? अरविंद सिंह आइए जरा। सकता। और अरविंद सिंह जी ने बोला था, मैं उन्हें बता दूं, वो बोल रहे थे 5 राज्यों में कहीं पर भी कांग्रेस कहिए ना, आप नकार दीजिए। आप कांग्रेस जो है वो मुख्य विपक्षी दल है। ठीक है गौरव जैन, सुनिए जरा अरविंद सिंह को। सुनने का भी थोड़ी क्षमता रखिए। देखिए अब्दुल जी, बंगाल में आईएसएफ के साथ समझौता करने के बाद और अब्दुल सिद्दीकी जैसे व्यक्ति के साथ हाथ मिलाने के बाद यह कहना कि आज भी हम धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, धर्मनिरपेक्षता के मुंह पे तमाचा है। बताइए, जो व्यक्ति कोरोना में कहता हो कि भगवान करे इस देश के 50 करोड़ लोग मर जाएं, जो महिलाओं के खिलाफ बयान देता हो, जो हिंदू मुस्लिम की बात करता हो, जो देश के खिलाफ बोलता हो, उसके साथ आप हाथ मिला रहे हो और कह रहे हो कि हम धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। कैसे आप कह सकते हैं? अरविंद सिंह साहब, कांग्रेस तो हाथ मिला रही है, आपके भीतर ही तमाम ऐसे नेता हैं जो इस तरह के बयान देते हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ बयान दिए हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने। दे रहा हूं, मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अभिषेक मनु सिंघवी साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें भी उन्होंने आनंद शर्मा के बात को नहीं काटा। उन्होंने इनडायरेक्टली माना कि बंगाल में आईएसएफ के साथ गठबंधन करना उचित नहीं है। उन्होंने इनडायरेक्टली क्या कहा कि हमने नहीं किया है, सीपीएम ने अपने खाते से किया है। इट मींस कि वो भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है, कांग्रेस में रहना है तो गांधी परिवार के खिलाफ वो बोल नहीं सकते हैं, और यदि बोलेंगे तो उनकी भी वही हश्र होगी जो आनंद शर्मा की हो रही है, जो गुलाम नबी आजाद की हो रही है, जो कपिल सिब्बल की हो रही है। आकंठ डूबी हुई भ्रष्टाचार में गांधी परिवार के खिलाफ कांग्रेस के अंदर का रमेश ठाकुर, क्या वाकई में ऐसी स्थिति है जो अरविंद बता रहे हैं, अरविंद सिंह साहब कह रहे हैं कांग्रेस के अंदर? आपको क्या ऐसी लगती है स्थिति? नहीं अब्दुल भाई, थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। ये कांग्रेस ऐसी पार्टी है
जो सत्ता में रहने की आदी हो गई है। 2014 में जब सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी का आगमन होता है, सत्ता परिवर्तन होता है, उसके बाद में कांग्रेस के नेताओं में विशेष तौर पार्टी के अंदर एक बिखराव सा आया है। एक मैंने जो कहा कि जो लोग सत्ता में रहने के आदी हो गए, सत्ता छिन गई हो, तो उसके बाद में ये सारी चीजें आती रहती हैं। लेकिन हाँ, इसके साथ में एक बात जो हुई है वो बहुत गलत हुई है। जो बड़े नेता कांग्रेस के, चाहे गुलाम नबी आजाद साहब हो गए, चाहे कपिल सिब्बल साहब हो गए, चाहे आनंद शर्मा हो गए, अगर इनके ये थिंक टैंकर है, ये पार्टी के थिंक टैंकर है, इनकी बातों को अगर आप तवज्जो नहीं दोगे, इनकी बातों को आप नकारोगे, तो मुझे लग रहा उसका हस बहुत बुरा होगा। अब जिस तरीके से अब महंगाई को मुद्दा एक बना हुआ है, आंदोलन का मुद्दा बना हुआ है, इसको लेके सेंट्रल गवर्नमेंट एक बैकफुट पे आ चुकी थी, चुनाव में बैकफुट पे आ चुकी थी। बहुत अच्छा मौका इनके हाथ में आ गया था। अगर ये गौरव जैन, यही सवाल है आपसे, आपके पास बहुत अच्छा मौका था, आप मुद्दे को भुना सकते थे, लेकिन आपकी ही पार्टी के कार्यकर्ता जम्मू की सड़कों पर गुलाम नबी आजाद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करना चाहिए था महंगाई के खिलाफ, लेकिन प्रदर्शन किया जा रहा है गुलाम नबी आजाद के खिलाफ। क्या उससे आपकी पार्टी कमजोर नहीं होती है? लीडरशिप को इन प्रकरण बचाने में लगे हुए हैं ताकि राहुल गांधी के हाथ से लीडरशिप अरविंद सिंह सुन लेते गौरव जैन को, का सत्यानाश हो जाए, इसमें ये लोग बिजी हैं। बाकी देश का मुद्दा, देश की चीजें इनके लिए प्रायोरिटी नहीं है। इनकी प्रायोरिटी ये है कि कांग्रेस का बागडोर गांधी, जो फर्जी गांधी परिवार। गौरव जैन जवाब दीजिए जरा। अरविंद सिंह साहब आ रहा हूँ आपके पास। अरविंद सिंह जी, गौरव जैन जवाब दीजिए जी अपनी बारी जी। देखिए, हमारी पार्टी ऐसी है कि जिसमें आपने देखा कि कोई भी चाहे नेता बड़ा हो, एक सेकंड और मैं बोलना चाहूंगा, लीडरशिप को क्वेश्चन कर सकता है। अरविंद जी आ रहा हूँ आपके पास। अध्यक्षा और पूर्व अध्यक्ष दोनों भ्रष्टाचार के। अरे सर आ रहा हूँ आपके पास, अरविंद जी आ रहा हूँ आपके पास। गौरव जैन जवाब दीजिए। पार्टी से चंदा लेती रहती है। अरे अरविंद सिंह साहब आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। आपकी पार्टी ऐसी है जो चीनी राजदूत से, हमारी पार्टी कैसी, आपकी पार्टी कैसी है? पहले आपकी पार्टी का जिक्र हो जाएगा, बीजेपी का तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी सर। अभी जवाब ले लेते हैं ना सर। गौरव जैन जवाब दीजिए। जानता है आपके पार्टी की हकीकत को, ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपकी पार्टी क्या है। सर आपकी पार्टी अभी सरकार किसकी है मौजूदा? अगर मैं अभी महंगाई पर आ जाऊं, किसान आंदोलन पर आ जाऊं, सर बहुत सारे सवाल आप पर आ जाएंगे। आइए ना, हम तो सर मैं कह रहा हूं ना, महंगाई को लेकर फिर सवाल आपसे पूछा जाएगा। अगर महंगाई को क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं? आपकी पार्टी के भीतर भी तमाम ऐसे नेता हैं जो विवादित बयान देते रहे हैं समय दर समय, उन पर क्या कार्रवाई की गई? कुछ नहीं कार्रवाई की जाती है सर। लेकिन अभी कांग्रेस के भीतर क्या कुछ चल रहा है, सवाल अभी यहां पर यह है, और गौरव जैन को जवाब देना चाहिए। गौरव जैन जवाब दीजिए। देखिए, हमारी पार्टी में अभी आपने देखा, आपने चर्चा करी कि कोई कार्यकर्ता या फिर यहाँ पर गुलाम नबी आजाद जी किसी को भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आप लीडरशिप है उसको क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए बीजेपी में क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई व्यक्ति या कोई नेता अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्यकर्ता उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? मेरा सवाल आप नहीं समझ रहे, उसके बाद आप बोलना स्टार्ट कर देते हैं। 10 सेकंड तो दीजिए आप। अरविंद सिंह साहब सुन लेते हैं, गौरव जैन को सुन लेते हैं। जी बोलिए सर, गौरव बोलिए, गौरव बोलिए। कर सकता है आपके पार्टी में। अरविंद सिंह सुन लेते हैं, अरविंद सिंह साहब सुन लेते हैं, अरविंद सिंह साहब पार्टी में चुनाव नहीं होते हैं। अरविंद सिंह साहब सुन लेते हैं ना सर। आपकी पार्टी में चुनाव नहीं होते, आप तो वहाँ पे लोकतंत्र बना देते हैं। कांग्रेस में किसने चुनाव कराए थे? आपके आज तक चुनाव हुए, आपके जेपी नड्डा जी ने कितने लोगों को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करी, कितनों को पार्टी प्रेसिडेंट बनाने की कोशिश करी, उनका क्या हाल शुरू हुआ? चाहे आप दिल्ली में देख लीजिए, हिमाचल में देख लीजिए। हिमाचल में बीपीएस कैंप हुआ। अगर मैं ऐसी बातें कर रहे हैं आप। गौरव जैन देखिए, सवाल बहुत वाजिब है, सवाल वाजिब है। सुनिए गौरव जैन, सवाल वाजिब है। आपकी पार्टी के भीतर, आपके ही पार्टी के कार्यकर्ता, आपकी ही पार्टी के बड़े नेता के खिलाफ जब विरोध करेंगे तो क्या पार्टी कमजोर नहीं है? क्या पार्टी कमजोर नहीं होगी? उस वक्त जब 5 राज्यों में चुनाव होना है, जब पार्टी को और ज्यादा मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ आगे आना था। तो एक साथ एकजुटता करके आगे आना चाहिए। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि असहमति, जैसे अगर पार्टी के नेता लीडरशिप से नाराज हो सकते हैं तो कार्यकर्ता भी अपने लीडर से नाराज हो सकते हैं। उसको ये छोड़ना कि पार्टी दो फाड़ हो गई या इसमें बीजेपी को खुश होना कि ये बहुत अच्छा हो रहा है कांग्रेस का, ये बहुत ही ज्यादा छोटी मामूली सी बात है।
इसको लोकतंत्र का एक अरे पहलू मान के नीरज जी, चलना आपके चाहिए, इसमें पार्टी ये नहीं के करना वरिष्ठ चाहिए। लोगों का मानना है कि पार्टी और नशा यहाँ पर करने जो जा आप रही है। आईएसएफ की बात पार्टी कर का रहे थे या भविष्य किसी की अच्छा बात नहीं कर रहे है। थे, तो योगी आदित्यनाथ पार्टी के की क्या दिशा बयान है और दशा महिलाओं अच्छी के नहीं लिए, है। जिसको उन्होंने वहां पे मुख्यमंत्री बना के रखा हुआ है, यहाँ पे रोज बलात्कार हो रहा है और वो आदमी शांत बैठे हैं, यहाँ पे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ना गौरव कुछ जैन जो कर आप रहे कह रहे हैं ना बहुत छोटी बात है क्या बात ये बात योगी बड़ी आदित्यनाथ के छोटी बयान नहीं है देखे सर। आपने कभी? गौरव जैन, बात बड़ी छोटी नहीं है, जी। ये बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस के जो कद्दावर नेताओं में शुमार रहे हैं, मंत्री रहे हैं केंद्र में, उनकी बात नहीं मानी जा रही है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है और उन्हीं के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। और वो महज इसलिए देखिए, कि कद्दावर वो वो होता है प्रधानमंत्री जिसके की साथ तारीफ लोग कर देते होते हैं। हैं। कोई भी नेता कद्दावर तभी होता है जिसके साथ लोग होते हैं, और सभी लोग जितने भी मतलब नेता आप हैं, ये यहाँ मानते पे हैं सब गुलाम नेता नबी बराबर हैं। आजाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा कद्दावर नेताओं में से नहीं है? मैं बिल्कुल मानता हूँ कि वो कद्दावर है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि उनके पार्टी में आप समझिए एक मत ये है तो दूसरा मत दूसरा भी है, जिसको आपको लेना चाहिए। एक तरफ कुछ लोग हैं, दूसरी तरफ दूसरे लोग भी हैं, तो ये हेल्दी डिस्कशन है डेमोक्रेसी का। कोई ऐसे बहुत बड़ा नबी भाई, मैं ये पार्टी है कुछ, पूछना और चाहता हूं दोनों कि की कांग्रेस बात एक ही पार्टी है, में दोनों की प्रियंका बात ये है गांधी कि का क्या रोल बीजेपी है? को हराना है और देश को कांग्रेस बचाना पार्टी है। के जो डेवलपमेंट मुख्य में दोनों की प्रियंका मांग है गांधी वो का यही क्या है। कोई योगदान भी है ये नहीं सिवाय चाहता कि इसके बीजेपी जो गांधी मजबूत हो, फैमिली में पैदा तो हुई है। बीजेपी वाले और अगर वो ये डायरेक्ट सोच रहे हैं गौरव कि जैन, इसमें बहुत फायदा बहुत होगा, तो गंभीर फायदा सवाल है नहीं सर, होगा। बहुत गंभीर सवाल है गौरव जैन, और इसको आप बड़े बहुत लाइटली आप इसको ले जा रहे हैं, क्योंकि ये चीज समझने वाली बात है कि पार्टी के भीतर अगर ऐसे नेताओं की बात नहीं सुनी जा रही है और वो नेता एक चिट्ठी बकायदा लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि कार्य समिति की बैठक में चर्चा होनी चाहिए थी लेकिन वैसी नहीं हो रही है, कुछ बातें नहीं हो रही हैं, बहुत मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, तो जाहिर तौर पर पार्टी वो जो नींव है, जो चूल्हे होते हैं पार्टी के, वो हिल गए, नींव हिल गई है। और इस चीज को समझना चाहिए गौरव जैन, आपको भी और आपके पार्टी की आला कमान को भी। हम बिल्कुल समझ रहे हैं, और जो है इसका निस्तारण हो जाएगा इलेक्शंस के बाद। अभी चूंकि इलेक्शन सर पे है, तो इस प्रकार से चर्चा करना, रमेश ठाकुर कोई पॉइंट आप रेज कर रहे थे, इसका कोई मतलब नहीं है। बोलिए। अब्दुल भाई, मैं ये कह रहा था इसमें दो तरीके के वो चीजें हो सकती हैं। ये कांग्रेस हो सकता है इस सुनिश्चित तरीके से, एक प्लानिंग के तरीके से ये चीजें उठा रही हुए, लेकिन ये एक सबसे बड़ी बात हमने कांग्रेस पार्टी में ये अब देखा है कि अब आवाजें गांधी खानदान के खिलाफ भी उठने लगी हैं खुल्लम खुल्ला। ये जो हमें कभी नहीं देखा था, चाहे आनंद शर्मा हो गए, चाहे दूसरे बड़े नेता हो गए, चाहे पार्टी अध्यक्ष का चुनाव हो या पार्टी किसके साथ में अलायंस करती है, तो दूसरे नेता गांधी परिवार के जो फैसले होते हैं उनके ऊपर सवाल उठाने लगता है। यही अगर इस समय भाजपा के अंदर हो, अरविंद सिंह जैसे ये जो नारे लगाने वाले नेता हो, ये कमल कट्टे नेता, इनकी नौकरी खत्म में पड़ जाएगी, इनको सीधे कान पकड़ के बाहर निकाल दिया जाएगा। मुझे लग रहा है इस तरीके की चीजें होनी चाहिए, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, नेता हो, आवाज उठानी चाहिए, गलत हो रहा, सही हो रहा। और दूसरी बात यह है, शायद आईएसएफ के साथ में ये गठबंधन की जैसे बात की जा रही है, ये आवाज बहुत ज्यादा बुलंद हो रही है। हो सकता है, मुझे लग रहा है पहले चरण के चुनाव आते आते ये लोग हो सकता है अलायंस से वापस ले लें। लेकिन रमेश ठाकुर, इस तरह का है गठबंधन, आप विचारधाराओं का जब जिक्र करते हैं तो विचारधारा आपकी मिलनी चाहिए। आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं और आप ऐसे संगठन के साथ गठबंधन कर लेते हैं जिसके विचार बिल्कुल ही विरोधी हैं या फिर विचार बिल्कुल सहमत नहीं है, आप उनके विचारों से अलग हैं बिल्कुल आपके विचारों से, तो वो जाहिर तौर पर एक सियासी गठबंधन नजर आता है, मजबूरन गठबंधन नजर आता है, और ये कांग्रेस का मजबूरन गठबंधन होगा। यहाँ पे हो सकता है सियासी लाभ लेने की कोशिश की जा रही हो कि चलो बलवा कटने दो, विरोध होने दो, उसके बाद में हम लोग वापस ले लेंगे अपना निर्णय, हो सकता सहानुभूति हमारी बढ़ती आ जाए। ये भी कांग्रेस रमेश ठाकुर जी आप बोल चुके। रमेश ठाकुर जी, आपकी अनुमति हो तो मैं बोलूं? बोलिए अरविंद सिंह साहब। देखिए रमेश ठाकुर जी को मैं सुनना चाहता था, वरिष्ठ पत्रकार है, मैं चाहता था कि ये थोड़ा न्यूट्रल टिप्पणी करेंगे, लेकिन अभी भी व्यक्तिगत रूप से जो सामने आपके डिस्कशन में बैठा है उसको कान पकड़ के बाहर करेंगे, हाथ पकड़ के बाहर करेंगे। मेरा मानना है इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, थोड़ी शिष्टता के साथ करना चाहिए। मैंने आपको ऑब्जेक्शन ये किया था कि एक जो पत्रकार होता है उसका काम है दोनों पक्षों पे टिप्पणी करे, और आप लगातार शुरुआत में कांग्रेस को डिफेंड कर रहे थे। मेरा अधिकार है आपके ऊपर, मैं कह सकता हूँ, वो बात मैंने उठाया, वो बात आपको चुभी है तो आप करें कान पकड़ के बाहर नहीं, बिल्कुल नहीं चुभी है, और मुझे आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मुझे आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए कार्यकर्ता काम नहीं करते, लक्ष्यों के लिए करते हैं। हम 50 से ज्यादा वर्षों तक सत्ता से बाहर रहे हैं,
हमारे लिए सत्ता कोई अंतिम वस्तु नहीं है। कांग्रेस जैसे नहीं है कि हम सत्ता के बिना नहीं रह सकते हैं। और मैं तो कहूंगा कि लोकतंत्र में विपक्ष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जनता पार्टी से ट्रेनिंग ले ले, विपक्ष की राजनीति हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है। विपक्ष का भी बात है कि आज कांग्रेस को जनता ने जो काम दिया है विपक्ष का भूमिका निभाने के लिए, वो भी भूमिका कांग्रेस ठीक से नहीं निभा पा रही है और पार्टी में अंतर कलह मचा हुआ है और पार्टी में एक परिवार का कब्जा है। परिवार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और परिवार की केवल एक ही प्राथमिकता है कि जैसे तैसे कैसे भी पार्टी की बागडोर केवल और केवल गांधी परिवार के हाथ में बना रहना चाहिए। और परिवार के जो मुखिया है राहुल गांधी, वो इतने ही मेच्योर्ड हैं कि उनको बयान देने की भी तमीज नहीं है। केरल में जाते हैं तो कहते हैं कि नॉर्थ के कार्यकर्ताओं की समझ नहीं है, वोटरों को समझ नहीं है, नॉर्थ के वोटर इतने मेच्योर्ड नहीं है। आप बताइए, जिस अमेठी के और आसपास के कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने इनके 4 पीढ़ी को लोकसभा में भेजा, सत्ता में बैठाया, उनको ही मेच्योर प्रधानमंत्री ने आज तक कांग्रेस के लिए जवाब दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, क्या बोलते रहते हैं, क्या बोलते रहते हैं अरविंद जी, क्या बोल रहे हैं? एक बार अगर उनके अंदर हो, अगर उनके अंदर सच में हिम्मत हो तो वो जाइए और प्रेस में पत्रकारों के सामने बैठिए, समझ में आ जाएगा आप बात। राहुल गांधी जी आप जैसे 36 वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप बात कर रहे हैं, ये सवाल का जवाब नहीं दे सकते आप। प्रधानमंत्री मोदी, मैं योगी आदित्यनाथ, आप बात कर रहे हैं अरविंद सिंह जी, आपको शर्म आनी चाहिए। क्या बोलते रहते हैं आप? देश को तोड़ने की बातें कर रहे हैं आप, हो जाए, आपको शर्म आनी चाहिए। देश को तोड़ने की बातें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अपराधी ने करियो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अपराधी योगी आदित्यनाथ ने करियो, नहीं चल सकता है। झूठ बोलते हैं एक नंबर का आप और देश को तोड़ने की बात करते हैं। और ये केवल हम नहीं कर रहे, कांग्रेस के जो सीनियर लीडर है वो उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये बातें सही है। कोई नहीं कह रहा, कोई नहीं कह रहा, सिर्फ बीजेपी अपने मुख्य मुद्दे छुपाने के लिए ये बोल रही है और कुछ नहीं। अभी एक शब्द नहीं निकला, कांग्रेस के लीडर ने ये जिक्र किया है, कौन से कांग्रेस के बड़े लीडर ने ये बात बोली है? सर बताइए जरा, अरविंद सिंह, आप कांग्रेस के लीडर्स को बाखूबी जान रहे हैं, आप बताइए कौन से बड़े लीडर ने ये कहा? मैं बताता हूँ, मैं एक एक करके बताता हूँ। राहुल जी का जब बयान केरल में आया था कि नॉर्थ के मतदाता की तुलना में साउथ के मतदाता ज्यादा चतुर होते हैं, ज्यादा समझदार होते हैं, तो कपिल सिब्बल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, उन्होंने कहा कि हमें मतदाताओं का सम्मान करना चाहिए और कभी भी मतदाता को बुद्धिहीन और ऐसे चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा, आप गुलाम नबी आजाद जी को पूछिए, उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो सही इशू है मैं उसको उठाऊंगा। इस पार्टी को एक फुल टाइम अध्यक्ष की जरूरत है और वो होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए। आप आनंद शर्मा जी का आज स्टेटमेंट देख लीजिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। गौरव जन, एक बात तो स्पष्ट है, अगर कांग्रेस के अंदर बड़े जो नेता जो कभी सोनिया गांधी के करीबी माने जाते हैं, कभी राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते रहे हैं, वो आज मुखालफत कर रहे हैं, वो आज विरोध में हैं, वो आज सवाल उठा रहे हैं। और अगर वो सवाल उठा रहे हैं तो जाहिर तौर पर कांग्रेस को अंदर झांकने की जरूरत है कि ऐसे नेता आपके पास से छिटक कर ना जाएं और अपनी पार्टी को जमीनी स्तर पर, जो नींव का जिक्र कर रहा हूं, उस पर फिर से मजबूत करने की जरूरत है। मैं आपको जवाब दूं, 10 लाइन, 2 लाइन। गुलाम नबी आजाद जी ने बोला कि हमें वर्किंग प्रेसिडेंट चाहिए फुल टाइम, ठीक है। राहुल गांधी जी ने भी बोला कि हमें वर्किंग प्रेसिडेंट चाहिए फुल टाइम। पीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई जिसमें दोनों मेंबर थे और बाकी 20 और सदस्य थे। उन्होंने बोला कि वर्किंग प्रेसिडेंट जो है, अभी कोरोना काल चूंकि चल रहा है तो उसके बाद लेंगे, फिर अभी चुनाव आ गए तो चुनाव जून तक का उन्होंने बोला था कि जून में हो जाएगा। तो इन बातों में कहां पर आपको द्वंद्व दिख रहा है? जो भाईविंद जी हैं जो बोल रहे हैं कि इनके बीच में द्वंद्व है, कहां द्वंद्व दिख रहा है? दोनों की बातें एक हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर जो अभी नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का समय इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल देखना होगा कि कितना तनाव अभी कांग्रेस के भीतर है और यह तनाव कैसे हटेगा, यह आगे समय निर्धारित कर देगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर खबरें जारी हैं।